गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। अपनी क्लास रहने वाली है कॉमन सब्जेक्ट संस्कृत, बीएससी नर्सिंग और डिप्लोमा। तो बीएससी नर्सिंग वाली बुक में आज का टॉपिक जो है 62 पेज नंबर आधारणीय वेग, धारणीय एवं आधारणीय वेग। और डिप्लोमा वाली बुक में पेज नंबर 47। ठीक है। धारणीय एवं आधारणीय वेग। तो धारणीय वेग कौन से होते हैं? धारणीय वेग जो धारण करने चाहिए, आधारणीय वेग जो धारण नहीं करने चाहिए। ठीक है। तो जब हम आहार का सेवन करते हैं, जब हम आहार का सेवन किया हमने, तो उसके बाद आहार रस से दो चीजें बनती हैं। उसका आहार का पाचन होने के बाद उसके दो भागों में डिवाइड होता है, सार भाग और कीट भाग। सार भाग कौन सा होता है? जो कि अपने बॉडी के लिए यूजफुल होता है। ठीक है। जिनसे हमारी धातुओं की वृद्धि होती है या फिर धातुएं उत्पन्न होती हैं, वो है सार भाग। कीट भाग, कीट भाग क्या है? इसको एक्स्ट्रा, हाँ, कीट भाग क्या हो गया? वेस्टेज। कोई भी चीज़ जब हम यूज करते हैं, जैसे हम जूस बनाते हैं ना, है? जैसे किन्नू वगैरह हो गए और हो गए, उसको मशीन में डालते हैं, एक जो जूस निकला है वो क्या है? सार भाग। जो उसका जो छिलके वगैरह है, वेस्टेज वगैरह है, कीट भाग। ठीक है। तो जैसे मान लो किन्नू का जूस बनाया हमने, ठीक है, संतरे का या मौसमी का, तो उसमें जो बीज होते हैं वो अगर हम इसी में सार भाग में जो जूस हो अपना उसी में मिक्स कर लेंगे तो जूस का टेस्ट खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। ठीक है। तो सार भाग और कीट भाग को अलग करना, ये यूजफुल और ये वेस्टेज है, तो इसको बाहर निकालना जरूरी है। ठीक है। यदि हम कीट भाग को बाहर ना निकालेंगे तो रोगों की उत्पत्ति होगी। ठीक है। तो एक्सक्रीशन जरूरी है कीट भाग का। ठीक है। तो इसी तरह जो आधारणीय वेग होते हैं कुछ अपने शरीर में, उनको बाहर निकालना जरूरी है, अन्यथा जो स्वस्थ आहार विहार करने पर भी रोगों की उत्पत्ति होगी यदि हम कीट भाग को एक्सक्रीट ना करेंगे। ठीक है। तो अब हम वेग किसे कहते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब क्या होता है क्या नहीं। वेग, वेग क्या है? नेचुरल तरीके से जो उत्पन्न होते हैं, नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से जो उत्पन्न होते हैं वो वेग कहलाते हैं। और वेग कितने प्रकार के हैं? वेग कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार से, धारणीय वेग और अधारणीय वेग। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धारणीय वेग की, जो वेग हमें धारण करने चाहिए। धारणीय वेग कौन कौन से होते हैं? पहला कायिक, सेकंड वाचिक,
एंड थर्ड मनो या फिर मन वाला। कायिक यानी कि शारीरिक, काया कहते हैं ना, काया, काया किसे कहते हैं? शरीर को कहते हैं। कायिक, वाचिक एंड थर्ड मन, मानसिक। ठीक है, तो ये तीनों धारणीय वेग होते हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मतलब इन तीनों के वेगों को धारण करना चाहिए, उसको बाहर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मन की बात करें, जो मानसिक वेग है, उसमें क्या क्या आएंगे? जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह। ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मेनली जो इनकी चारों की बात कर लेते हैं। और भी इसमें होते हैं, लो दुख हो गया, या फिर निर्लज्ज। निर्लज्ज क्या होता है? जिसको कोई लज्जा ना हो, शर्म ना हो, बेशरम। ठीक है, और अतिराग। अतिराग यानी कि ज्यादा है, अधिक प्रेम यानी कि लालच। ठीक है, किसी भी चीज का, हाँ, लालच हो गया, मोह हो गया। ठीक है, और अविद्या, दूसरे के धन को लेने की इच्छा, किसी की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का मन बनाना। ठीक है, या फिर जैसे कोई बाजार में सोने की चैन डाल के जा रहा है, मन में कर लिया विचार कि ये छीन के तोड़ के चैन में भाग जाऊं, तो हाँ, चोरी हो गया। वो तो चोरी तो हो जाएगा शारीरिक में, है ना। ये जो मन में जो गलत विचार लेके आए, ये मानसिक में आ गया। मन में पहले प्लानिंग की है ना, वो मानसिक होगा। कायिक तो वो तो कायिक में आ जाएगा। शारीरिक जैसे चैन तोड़ के भागा या चोरी करेगा, तो कैसे करेगा? हाथों से ही करेगा। ठीक है, हाँ, हाँ, वो शरीर में आएगा। तो इन वेगों को धारण करना चाहिए। कौन से? मन वाले। तो अगर इनको हम धारण करके रखेंगे तो मानसिक रोग नहीं होंगे, या ना होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, उसके बाद वाचिक या वाणी के वेग। वाणी के वेग कौन से हो गए? कठोर वचन, किसी को गालियां देना, किसी की चुगलियां करना, है ना, झूठ बोलना। तो इस तरह से ये सारे वाणी वाले धारणीय वेग हैं, इनको बाहर नहीं आने देना। जिस समय नहीं बोलना चाहिए वो है अकाल, हाँ। जैसे कई बंदे होते हैं ना भाई, हर टाइम बोलते ही रहते हैं। जैसे मान लो किसी कहते हैं ना, किसी की मरगत में गए हैं, वहां बैठे हैं। ठीक है, फिर भी वो वहां पे और ही कोई दुनिया की बातें, दुनिया की बातें कर रहा है, और ही लगा हुआ है। तो वहां पे कहते हैं ना, मौन होके चुप करके बैठ जाओ, शांत होके। तो कई बंदे होते हैं, जैसे मान लो दो दोस्त गए हैं, तीन गए हैं, दो आराम से बैठे हैं, एक बंदा रास्ते की बातें कर रहा है, अपन ने वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी थी, अपन ने ये कर दिया था, वो कर दिया, शिमला चले और चले। तो मतलब अकाल, वो टाइम वहाँ पे बोलने का नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी बंदा बोल ही जा रहे हैं। तो ये सारे हो गए अपने वाणी के। तीसरा कायिक, यानी कि शारीरिक। इसका मतलब क्या है? दूसरे को शारीरिक चेष्टा देने के लिए कि दूसरे को शारीरिक दुख देने के या पहुंचाने के लिए जो की गई हमारी चेष्टा होती है, शारीरिक रूप से जो चेष्टा की गई है, वो है कायिक या शारीरिक वेग। ठीक है, उसमें क्या क्या हो गया? अब उसमें शारीरिक चेष्टा होगी, दूसरे की स्त्री के साथ संभोग, चोरी या हिंसा, लड़ाइयाँ वगैरह, है ना। तो जैसे चोरी, हिंसा होगी, मार कुटाई होगी, या फिर रेप हो गया, या इस तरह की जो भी चीजें हैं जो शरीर के द्वारा होती है, उनको, वो कौन सी होगी? शारीरिक। या फिर इसको दूसरे शब्दों में कायिक भी कह देते हैं। कायिक यानी कि शारीरिक, वाचिक यानी कि वाणी वाले, और तीसरा मन वाले जो मानसिक है। तो ये तो हमने बात कर ली धारणीय वेग की, जिनको हमें धारण करना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया? तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अधारणीय वेग।
नाम से पता लग रहा है ना। है जिसको त्यागना चाहिए, धारण नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई बार आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो सकते हो, कौन से धारणीय है, कौन से अधारणीय है। हाँ, क्योंकि उसमें वो बताया गया है, वो नहीं करना है। हाँ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। रीजनिंग टाइम में आ गया ये। हाँ, क्योंकि अधारणीय वेग जिनको अंदर नहीं रखना, धारण का मतलब क्या है, अंदर शरीर में नहीं रखना, बस ये दिमाग में रखना, बाहर निकालना उसको, ठीक है। तो ये है, कई बार क्या होता है, धारणीय वेग में बच्चे लिख के आ जाते हैं मूत्र है, छींक, डकार, मतलब इसको वो करते हैं, वो उसको धारण में लिख जाते हैं। और अधारणीय में क्या लिख देते हैं, झूठ, चोरी, हिंसा। तो इसलिए इस वर्ड को थोड़ा सा दिमाग लगा के, भाई अधारणीय यानी कि धारण नहीं करना, यानी कि शरीर में नहीं रखना, बाहर निकालना है, ठीक है। तो अधारणीय वेग की जब हम बात करते हैं, वेगान, एक श्लोक आता है, वेगान धार्यत वात विंड मूत्र शब त्रिट शुदाम गान धारित वात विंड मूत्र शब त्रिट शुदाम निद्रा काश श्रम श्वास अश्रु सर्दी रेत साम। इस तरह से इसका अधारणीय वे का एक श्लोक बनता है, वेगान धारितवाद विंड मूत्र शब्द रेत शुदाम इंद्राकाश श्रम श्वास अश्रु सर्दी रेत साम, ठीक है। अधारणीय वेग कितने प्रकार के होते हैं, अधारणीय वेग 13 होते हैं, ठीक है। तो अब उसमें हम जब बात करें, पहला क्या है, बात यानी कि वायु, और वायु में भी कौन सा, अपान वायु। सेकंड विंड यानी कि पुरुष, विंड का मतलब पुरुष, और पुरुष का मतलब मल। तीसरा मूत्र, फिर आ गया शब्द, शब्थु, शब्थु भी कहते हैं छींक को, ठीक है। फिर आ गया त्रिट यानी कि तृष्णा, यानी कि प्यास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया शुदाम यानी कि भूख हो गया, शुद्धा, शुद्धा कहते हैं, शुद्धा संस्कृत में भूख को कहते हैं। फिर नींद, निद्रा, नींद। काश यानी कि खांसी, खांसी को क्या कहते हैं, काश। श्रम श्वास, श्रम श्वास किसे कह दिया, जब हम श्वास, और जब हमने मेहनत की है, कोई श्रम किया है ना, उसके बाद जो अपने को सांस चढ़ता है उसको रोकना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अश्रु यानी कि आंसू, हाँ निकाल देना चाहिए, नहीं तो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा।
है सर्दी, उल्टी, वोमिटिंग, सर्दी बोलते हैं। कई बार जैसे वो हमारे प्रैक्टिकल था, उसमें जो एक्सटर्नल आए हुए थे उन्होंने पूछा सर्दी क्या होता है, तो अपना एक फ्रेंड था, वो कहता है जी सर्दी जुकाम। सर्दी, सर्दी का मतलब होता है उल्टी, ठीक है। फिर रेत किसे कहते हैं, रेतस, शुक्र, शुक्र। अब 12 हो गए, 13वां रह गया, उद्गार या जरिम्बा, जरिम्बा है, हाँ एक जरिम्बा भी है, वैसे 13 है, ये अलग श्लोक में है। तो ये आ गया अपना डकार, ठीक है। तो ये हो गया अपने 13, ठीक है। तो ये 13 अपने हैं आधारणीय वेग, कौन कौन से हैं? वात, पुरीश, मूत्र, छींक, तृष्णा, भूख, नींद, खांसी, तृष्णा तो प्यासी होगी, श्वास, आंसू, उल्टी, शुक्र और डकार। तो अपन जैसे मान लो ये इस तरह श्लोक याद कर लेना, तो आसानी से अपने को याद हो जाएंगे, नहीं तो अपन 4 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर भूल जाएंगे। जरिम्बा क्या, ये जैसे यार अलग अलग आचार्य होते हैं ना, अलग अलग आचार्य होते हैं इसमें आयुर्वेद में, तो वो अलग अलग मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सुश्रुत ने अलग मान लिया और चरक ने अलग मान लिया, ठीक है, लेकिन ये वाले आपका 13 आपके चल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो कई बार एक आधा कोई तो आचार्य एक आधा कम मान लेते हैं, या फिर कोई आचार्य एक दो चीजें ज्यादा भी मान लेते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो, नकार भी लिख सकते हो, क्या है ये रहा। अब मैंने पूछा था ना, वात में कौन सा, अपान वायु, ठीक है, वात का मतलब वायु, वायु में भी कौन सी, अपान वायु। पांचवा भेद वात का था ना, वायु का पांचवा भेद अपान वायु था, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान, ठीक है। तो ये सारे अपने आधारणीय वेग, ठीक है। संख्या 13 होगी। अच्छा, जो आप कह रहे थे ना, किसकी बात कर रहे थे, डकार की क्या, जरिम्बा की। अब जैसे आचार्य भागवत है, उन्होंने उद्गार जो बोला ना अपने डकार, उसकी जगह किसको मानना है, खांसी को, जरिम्बा उवासी है, जरिम्बा, जम्बाई या उवासी, ठीक है, एक ही बात है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे सबसे पहले अब हम बात करेंगे भाई इनको धारण नहीं करना, यदि हमने इनको धारण कर लिया तो उसके लक्षण क्या उत्पन्न होंगे, ठीक है। भाई चलो धारण कर लिया किसी ने, हो जाता है इमरजेंसी में किसी ने कर लिया, तो कौन से वेग को धारण करने से कौन सा रोग उत्पन्न होएगा, फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा क्या है। कल आए थे क्या सारे, नहीं आए, बरसात हो रही, कोई नहीं आएगा, आप आए थे, अच्छा एक दो आए थे, मतलब 2 3 आए, ठीक। जैसे सबसे पहले मूत्र की बात कर ले हम, मूत्र के वेग को धारण कर लिया किसी ने, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, बस्ती शूल, शूल का मतलब दर्द होना, वेदना होना। बस्ती हमने किसको कहा था,
यूरिनरी सिस्टम पढ़ लिया था क्या अपन? यूरिनरी सिस्टम नहीं पढ़ा भी ना, उसके नोट्स मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर दिए थे, एक बार देख लेना पहले। इसीलिए क्या होगी, मैं पढ़ाऊँ तो उससे पहले एक बार आपको थोड़ा सा बड़ा होगा तो समझ अच्छे से आएगा, ठीक है। बस्ती कहते हैं हम मूत्राशय को, मूत्राशय। और मॉडर्न साइंस में बोले तो यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर पेशाब इकट्ठा होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो पेशाब बना दिया ना, मूत्र बना दिया बॉडी ने, तो ये तो नहीं बनती, साथ ही साथ बाहर है, उसको स्टोर करने के लिए जो जगह है वो क्या है, बस्ती, मूत्राशय। उसमें दर्द होगा, या फिर लिंग में शूल, ठीक है, जो मूत्र इंद्रिय होगी उसमें दर्द होगा, लिंग शूल, ठीक है। एक और लक्षण इसका क्या आएगा, मूत्र कृच। मूत्र कृच किसे कहते हैं हम? मूत्र कृच, कृच यानी कि कष्टदायक, हाँ कष्टदायक, ठीक है। मूत्र कृच यानी कि पेशाब आएगा लेकिन पीड़ा के साथ, ठीक है, कठिनता से आएगा। और क्या आएगा इसमें, सिर में दर्द हो जाएगा, और वक्षण प्रदेश में आन्हा। वक्षण प्रदेश कौन सा हो गया, ये वाला जो रीजन हो गया अपना, वक्षण प्रदेश है, इसमें आन्हा यानी कि जैसे एक वो है था ना अफारा, आफरो कहते हैं ना नॉर्मल में, तो उसको आन्हा मतलब ऐसे रुका हुआ सा लगेगा। तो ये सारे लक्षण होंगे किसके, मूत्र के वेग को रोकने से। फिर उसके बाद इसकी चिकित्सा क्या करेंगे, स्वेदन। ये जब आपको पंचकर्मा आपका सब्जेक्ट आएगा उसमें ये सारी चीजें बताएंगे। ऐसे नॉर्मली अभी आपको बता देते हैं कि स्वेदन होता क्या है। जैसे गर्म किसी ताप का सेवन जैसे करना अपने, ठीक है। स्वेदन यानी कि स्वेद यानी कि पसीना, मतलब किसी तरह से पसीना निकालना अपने शरीर में से, पसीने को बाहर करना है, ठीक है, तो स्वेदन, स्वेद से याद रख लेना, पसीना निकालना, ठीक है। तो इसमें एक तो चिकित्सा इसकी ये होगी। फिर अवगाहन, अवगाहन, दूसरी अवगाहन, जैसे औषधि युक्त कोई द्रव्य है, जैसे अपन ने पानी ले लिया 2 बाल्टी, उसमें औषधियाँ डाल के उसको उबाल लिया, अब उस औषधि के गुण किस में आ गए, उस जल में आ गए, ठीक है, उसके अंदर बैठना, कुछ समय उसमें बैठना, तो वो हो गया अवगाहन, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट अब आ गया अव्यंग। अव्यंग क्या होता है, अव्यंग बताया था आपको, मालिश, ठीक है, एक करेंगे उसके मालिश। घृतपान, घृतपान क्या होता है, घृत का मतलब घी, पान मतलब पीना, घी पिलाएंगे उसको, ठीक है। फिर उसके बाद त्रिविध वस्तीकरण, त्रिविध वस्तीकरण, वस्ती क्या होता है, हैं? ठीक है, अब कुछ फर्क है क्या इसमें, इस बै को ये बै बकरी वाला बना दे, या फिर इसको इस तरह से, ठीक है। जब हम, चलो वो तो एक पार्ट हो गया, जब हम किसी मतलब प्रोसीजर की बात करेंगे चिकित्सा के, तो वो वस्ती अलग हो गया। वो वस्ती क्या है, एनीमा सुना आपने, एनीमा, हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को देखा हो, एनीमा सुना हुआ है, हाँ हाँ, कुछ ऐसा फर्क है मतलब इसमें, इसमें नहीं लगेगा ये वाला बै लगेगा इसमें, और ये वाला ये बस्ती हो जाएगा ना, तो बै का ही फर्क है। तो प्रोसीजर से भी याद रखें, जब प्रोसीजर की बात आएगी वो पार्ट हो गया अपना बॉडी का। और बस एनीमा सुना है, एनीमा बताओ क्या होता है, किसने सुना है, आपने सुना है क्या, क्या होता है एनीमा?
पेट साफ करने के लिए होता है। जब मान लो किसी बीमारी के कारण, किसी रोग के कारण, या जैसे ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहती है। कॉन्स्टिपेशन क्या होती है? कब्ज। कब्ज, मल अपना पेट के अंदर, आंतों के अंदर सूख जाता है, उसके कारण रुक जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता। कई बंदे 5-5, 6-6 दिन, हफ्ता हफ्ता फ्रेश नहीं हो पाते। ठीक है, तो अब इकट्ठा हो गया, आते ब्लॉग, तो ऊपर से अपने आप दिक्कत होने लग जाएगी, ना भूख लगेगी, डकारें आएंगी, स्मेल आएगी, मतलब अगर नीचे का अपना सिस्टम ब्लॉक हो गया। अभी बताया था ना, अधारणीय वेग है, उसको धारण कर लिया तो रोग अपने आप उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उसको मल को निकालने के लिए एनीमा दिया जाता है। एनीमा क्या, एक दवाई होती है, इतना सा पाउच होता है। ठीक है, वो गुदा दबार में उसको पिचका दिया जाता है, फिर वो आंतों में जाता है, वो मल को सॉफ्ट करके सारा बाहर, सारी आंतें अपनी साफ। उसी प्रकार से आयुर्वेद में है बस्तीकरण। ठीक है, इसमें भी बस्ती पुट बनाया जाता है। बस्ती पुट बोलते हैं, एक बैग टाइप होता है उसी प्रकार का जैसे निम्मा होता है। ठीक है, तो उसको, उसके अंदर औषधियां डाली जाती है, फिर उसको दबा के गुदा द्वार में अंदर, मतलब आंतों में भेजा जाता है। फिर वो दवाई क्या करती है, वो औषधि क्या करती है, सारे मल को उखाड़ के बाहर निकालती है और दोषों का शमन करती है और रोग से मुक्त करती है। ठीक है, तो उसमें वस्तीकरण में तीन त्रिविध, मतलब 3 प्रकार की वस्तियां होती हैं। अनुवासन वस्ती, निरूप वस्ती। वस्ती 3 प्रकार की होती है, निरूप, अनुवासन, अनुवासन वस्ती, और एक उत्तर वस्ती। ये 3 प्रकार की वस्तियां होती हैं। निरूप वस्ती कौन सी होती है? ये पंचकर्मा का एक, 5 पंचकर्म यानी कि 5 ट्रीटमेंट मुख्य है आयुर्वेद के। ठीक है, पंचकर्म में होता है। ठीक है, जिसमें बमन है, बमन आता है, विरेचन आता है, ये बस्ती आ गई, 2 प्रकार की बस्तियां होती है, और एक नस्य होता है। नस्य यानी कि जो मैंने आपको पढ़ाया होगा शायद दिनचर्या में, नाक के अंदर जैसे पाउडर या फिर तेल, औषधियाँ अंदर डाली जाती हैं, वो दिमाग में जाके जो सिर के जो दोष होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये पंचकर्म के 5 कर्म है, जिसमें से एक बस्ती है। अभी बस्ती की बात हो रही है। बस्ती 3 प्रकार की है, निरूप बस्ती, अनुवासन बस्ती और उत्तर बस्ती। निरूप बस्ती किसको कहते हैं? जो रुक्ष औषधि, रुक्ष द्रव्यों के द्वारा जो दी जाती है, वो निरूप बस्ती होती है। अनुवासन बस्ती कौन सी होती है? जो स्नेह द्रव्य जिसमें अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं, स्नेह द्रव्य वाली जो बस्ती होती है, अनुवासन बस्ती होगी। एंड थर्ड कौन सी होगी लास्ट? उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती, जो निरूप बस्ती और अनुवासन बस्ती है, ये दोनों गुदा के अंदर, गुदा के द्वारा दी जाती है। जो उत्तर बस्ती होती है वो मूत्र मार्ग के द्वारा दी जाती है। फर्क इतना ही है। उत्तर बस्ती मूत्र मार्ग के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने कर ली बस्ती की बात। आज का इतना बहुत है कि आगे कराऊं? सर का टाइम तो हुआ पड़ा वैसे, नेक्स्ट लेक्चर का है, अगले नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे ना।